हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज से ऊपर जो ये चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपका संभावित एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपका बिहार बोर्ड में थर्ड चैप्टर से रिलेटेड, सभी क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग को चैनल पे बने रहना है अंत तक। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग यह नहीं कह सकते हैं कि कौन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और 30 क्वेश्चंस में से आप लोगों को जो है, अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखेंगे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चंस आप लोग को पढ़कर ही जाना है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। और वीडियो जो है चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो हर क्वेश्चंस को जो आप लोगों को देखकर ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल को। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा क्या है इसका सही आंसर। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 2009, 11, 18 और 20 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। जी हाँ, महाभारत युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 दिन, यानी महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चलते रह गया था। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 10, 14 और 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि ये 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इस बार जो है ये क्वेश्चन आने का पूर्णतः संभावना है। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो आपका संस्कृत, यानी महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है, महाभारत किसने लिखा था। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। महाभारत किसने लिखा था, तो महाभारत जो है वो आपका महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जाति का लक्षण नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन में से जाति का लक्षण नहीं है। अंतर्विहान, श्रम विभाजन, ऑप्शन सी में साम्या और ऑप्शन डी में जो है आपका अनुवांशिकता। ये कौन जो है आपका इसमें से जाति का लक्षण नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी यानी साम्या। साम्या जो है एक जाति का लक्षण नहीं है। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर सवाल, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो इसका क्या होगा सही आंसर, ये आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे समझिए, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, ठीक है, किंतु प्रथम ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, ब्राह्मणों के लिए, बौद्ध के लिए, जैनियों के लिए या विदेशियों के लिए, किसके लिए जो है ये आपका बिना किसी भेदभाव के लिए किया जाने लगा। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशियों के लिए, यानी यूनानियों के लिए किया जाने लगा था। तो यूनानी कौन है यहाँ पे, यूनानी तो विदेशी ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदेशियों के लिए, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। किस काल में, देखिए यहाँ पे किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो आप लोगों को बिल्कुल इसका सही आंसर याद होना चाहिए। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में जो है आप लोगों का वर्ण व्यवस्था जो है आपका वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। ओके, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या कह रहा है कि गोत्र किसका सूचक है। गोत्र जो है किसका सूचक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ऑप्शन बी में आपका व्यावसायिक उपजातियाँ, ऑप्शन सी में है उपजाति का सामान्य निवास स्थान, तथा ऑप्शन डी में है एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो गोत्र किसका सूचक है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो है वो है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ओके, अगला देखिए 8 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य के विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है। और इनमें से जो है ऑप्शन ए है आप लोग का आंध्र, और ऑप्शन बी है आप लोग का पुलिंग,
ऑप्शन सी है सवर और ऑप्शन डी है आप लोग का सभी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन आप लोग को समझना है क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दक्कन में रहने वाले कबीलाई जाति, दक्कन में जो कबीलाई जातियाँ जो रहती थी उसका वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है, वह कौन सी प्रजाति है। तो आप लोग को याद रखना है वो जो प्रजाति है आप लोगों का वो है आप लोग का आंध्र, पुलिंग और सवर। ये तीनों जाति का जो है महाकाव्यों पुराणों में जो है विश्लेषण देखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ये तीनों नाम आप लोग को याद रखना है और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। ओके, यानी सभी का मतलब है आंध्र, पुलिंग और सवर। ओके, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्ण अलंकार का जो है संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ से मिलती है। तो आप लोग को याद रखना है इसका सही आंसर जो है वो आप लोग का स्मृतियों में, यानी स्मृतियों में जो है वर्ण अलंकार का जो है संकल्पना सबसे पहले मिलती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए सवाल 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हो गया था, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 37 वर्ष, यानी 37 वर्ष में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है तैयार हो गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। देखिए गोत्र के अंदर जो विवाह होता है वह कौन सा विवाह है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आप लोग का अंत विवाह क्या है, अंत विवाह है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो ऑप्शन ए है इसमें हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी हाँ या नहीं दोनों, ऑप्शन डी गणना नहीं थी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी हाँ। हाँ का मतलब ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, यानी गुफा के दीवारों पर। कहाँ पे, गुफा के दीवारों पे आप लोगों का सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त जो है उत्कीर्ण है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर क्या कह रहा है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। द्रोण जो थे गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो किसको जो है अद्वितीय तीरंदाज जो है बनाने का जो प्रयत्न कर रहे थे या बनाने का जो है इच्छा थी उनकी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी अर्जुन को। अर्जुन का जो है वो आपका द्रोणाचार्य के जो है एकमात्र शिष्य थे जिसे वो अद्वितीय तीरंदाज बनाने के जो है चाहते थे। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्या करा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का जो है विवाह का उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चन आप लोग का 18 और 20 दो बार पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है 8। ओके, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हुआ है मनुस्मृति में। ओके, अगला देखिए यहाँ पे 16 नंबर, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका भीष्म, यानी भीष्म पितामह को जो है आप लोग का महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, महाभारत के अद्वित पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। महाभारत के अद्वित पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आप लोग का 108वें, यानी 108वें अध्याय में जो है भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अंबालिका किसकी पत्नी थी। अम्बा जो है वह अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, अम्बा और अंबालिका जो है वो आप लोग का विचित्र वीर्य का जो है पत्नियां थी।
तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी विचित्र वीर्य। ओके, अगला देखिए 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा जो है उत्पन्न संतान कौन कौन थी, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र और ऑप्शन डी विदुर, ऑप्शन सी विदुर, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल आप लोग को याद होगा कि महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान थी वो आप लोग का पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों जो है संतानें थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 20 नंबर सवाल को, घटोत्कच किसका पुत्र था। देखिए यहाँ पे घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था, तो बिल्कुल अगर महाभारत आप लोग जो है देखे होंगे और या पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग आंसर बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भीमसेन का जो है वो आपका पुत्र थे घटोत्कच। तो बिल्कुल ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। भीम ने जो है आपका हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह जो है संपन्न किया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है कि भीम ने जो है हिडिंबा के साथ आपका गंधर्व, ये जो 8 प्रकार के जो है विवाह बताया गया है, तो उसमें से वो गंधर्व विवाह का जो है संपन्न किए थे भीम ने हिडिंबा के साथ। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, ऑप्शन ए अर्जुन की, ऑप्शन बी नकुल की, ऑप्शन सी सहदेव की, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अर्जुन और नकुल सहदेव तीनों की पत्नी थी द्रौपदी। ऐसे तो पांचों भाई का जो है बराबर हक था द्रौपदी पे, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए बी और सी तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, अगला देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता किस अध्याय में वर्णित है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो है वो आप लोग का द्वितीय, यानी द्वितीय अध्याय में जो है वर्णित है आप लोग का कर्मण्य अधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए सवाल 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को 2019 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग को आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी, यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक तीनों ऑप्शन सही है इनमें से सभी ने। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ब्रह्मांड वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े। और ये जो है कौन सा वंश थे जिसके साथ जो है सतकर्णी ने जो है विवाह का जो है संबंध जोड़ा था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग का ऑप्शन ए है, यानी शक वंश। किसके साथ, शक वंश के साथ जो अपना विवाह का संबंध जोड़े थे सतकर्णी ने। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आप लोग का शांति पर्व, यानी शांति पर्व में जो है आप लोग का वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है महाभारत में। ओके, अगला देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, शूद्र का। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर, चंडाल अस्पृश्य से माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था। यह कथन किसका था या किसका है, आप लोग को बिल्कुल जो है याद रखना है कि किसका कथन है ये। तो इसका ये जो कथन है आप लोग का फवान जो है चीनी यात्री जो आए थे भारत में उन्हीं का है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, फवान। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या है, दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोग को, दुर्योधन की माँ जो थी वो आप लोग का गांधारी थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी।
निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? ऑप्शन ए एकनाथ, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मानेश्वर। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें गाइज तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी मानेश्वर। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखें। तो गाइज ये आप लोग 30 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कर लेना है चैप्टर 3 में, और इतना भी आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग इतना से काम चल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को जो है रिवाइज करते रहें जब तक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो बिल्कुल इसे जो है आप लोग जो है कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। कॉपी में आप लोग को लिख लेना है, PDF के सहारे नहीं रहना है। PDF जब आप लोग खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आप लोग का जो है बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो आप लोग जो है खुद से चीज़ों को लिखें, वीडियो को रोक रोक कर जो है आप लोग को लिख लेना है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। एक कॉपी बनाइए ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम के समय आप लोग को जो है बिना किसी इंटरनेट और मोबाइल के सहायता बिना जो आप लोग जो है एक झटके में जो है सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएँ। तो अभी से आप लोग जो है जो है कॉपी बनाना स्टार्ट कर लें। मैं अब टोटल जितने चैप्टर हैं आप लोगों का हिस्ट्री का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं बैक टू बैक। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।